नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटियाओ। माई सेल्फ डॉक्टर हिना मेवाड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ प्रसूति एंड स्त्री रोग, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, जयोति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी. In today's session, I am going to discuss about uterine prolapse. Uterine prolapse is the downward displacement of the uterus into the vaginal canal or a gradually descent of the uterus in the axis of the vagina, taking the vaginal wall with it. It is also called pelvic organ prolapse or prolapse of the uterus. It is a form of herniation. ये डायग्राम यूटेराइन नॉर्मल यूटेराइन पोजीशन को शो कर रहा है, जिसमें जो नॉर्मल यूटेराइन पोजीशन होती है वो एंटीवर्टेड होती है. इसके फ्रंट में ब्लैडर होता है और बिहाइंड में रेक्टम एंड एनल कैनाल होती है, और जो एक्सटर्नल ओस है वो इस्चियल स्पाइन के लेवल पर मेंटेन रहता है. ये प्रोलैप्स्ड यूटेरस की कंडीशन है जिसमें लिगामेंट की लूजनिंग की वजह से जो यूटेरस है वो विजाइनल कैनाल में डिसेंट हो चुका है विथ इवर्जन ऑफ द विजाइनल वॉल. नाउ यूटेराइन प्रोलैप्स के कॉजेस को जानने से पहले सपोर्ट्स ऑफ यूटेरस को जानना जरूरी है. यूटेराइन सपोर्ट्स 3 टायर सिस्टम में मेंटेन किया गया है, जिसमें अपर टायर में राउंड लिगामेंट एंड ब्रॉड लिगामेंट इंक्लूड होते हैं. राउंड लिगामेंट एंड ब्रॉड लिगामेंट बेसिकली यूटेरस को एंटीवर्टेड पोजीशन में मेंटेन रखते हैं, बट ये यूटेराइन डिसेंट को प्रिवेंट करने में कोई भी हेल्प नहीं करते हैं. मतलब इनका डिसेंट में कोई भी रोल नहीं है प्रिवेंट करने में. मिडल टायर में पेरीसर्वाइकल रिंग और पेल्विक सेलुलर टिश्यू इंक्लूड होते हैं. पेरीसर्वाइकल रिंग फाइब्रोइलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, जो कि सुप्राविजाइनल पार्ट ऑफ सर्विक्स के चारों ओर इंसर्कल होती है. यानी जो कनेक्टिव टिश्यू है वो सुप्राविजाइनल सर्विक्स के पार्ट के चारों तरफ कंडेंस होकर पेरीसर्वाइकल रिंग बनाते हैं. पेल्विक सेलुलर टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू और स्मूथ मसल्स से बने हुए होते हैं, और यह पेल्विक सेलुलर टिश्यूज कंडेंस होकर लिगामेंट्स बनाते हैं. यूटेरोसेक्टल लिगामेंट, ट्रांसवर्स लिगामेंट और ट्यूबोसर्वाइकल लिगामेंट एक्चुअली ये प्रिवेंट करते हैं यूटेराइन डिसेंट को और उसकी पोजीशन को बनाए रखने में हेल्प करते हैं. इन लिगामेंट्स का हेमोक-लाइक अरेंजमेंट होता है, यानी जो पेरीसर्वाइकल रिंग है उसके पोस्टीरियरली जो लिगामेंट कंडेंस होते हैं वो यूटेरोसेक्टल लिगामेंट बनाते हैं, और वो लिगामेंट एंड होते हैं सैक्रम पर. ट्रांसवर्सली पेल्विक सेलुलर टिश्यू पेरीसर्वाइकल रिंग के चारों तरफ कंडेंस होके कार्डिनल लिगामेंट बनाते हैं, और वह पेल्विक वॉल पर जाके एंड होते हैं. इसी तरह ट्यूबोसर्वाइकल लिगामेंट भी पेरीसर्वाइकल रिंग से अटैच होते हैं, और उसका जो दूसरा एंड है वह प्यूबिक सिम्फाइसिस से अटैच होता है. इंफीरियर टायर में पेल्विक फ्लोर मसल्स यानी लिवेटर एनाई, एंडोपेल्विक फेशिया, लिवेटर प्लेट, पेरिनियल बॉडी एंड यूरोजेनाइटल डायाफ्राम इंक्लूड होते हैं. यह यूटेरस को इनडायरेक्ट सपोर्ट देते हैं और विजाइनल सपोर्ट्स में हेल्प करते हैं. ये डायग्राम नॉर्मल यूटेराइन पोजीशन को शो कर रहा है विथ नॉर्मल लिगामेंट पोजीशन, और ये डायग्राम आफ्टर स्ट्रेचनिंग ऑफ लिगामेंट यूटेराइन डिसेंट को शो कर रहा है. इसमें ये यूटेरोसैक्रल लिगामेंट है और ये कार्डिनल लिगामेंट है, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये सैक्रम से अटैच होता है और उसका दूसरा एंड पेरीसर्वाइकल रिंग पर होता है. इसी तरह कार्डिनल लिगामेंट पेल्विक वॉल से जुड़ा होता है, और दूसरी तरफ ये ट्रांसवर्सली पेरीसर्वाइकल रिंग से अटैच होता है. इन लिगामेंट की स्ट्रेचनिंग की वजह से यूटेरस इस्चियल स्पाइन के लेवल पर मेंटेन न रह के जो ओस है वो वेजाइना में डिसेंड हो जाता है. नाउ etiology. Etiology includes predisposing factor and aggravating factor. Predisposing factors may be acquired or congenital.
Acquired predisposing factors are overstretching of uterosacral ligament because of premature tear down or forceful traction by forceps or ventouse or prolonged second stage of labor, etc. Overstretching of perineum, imperfect repair of perineal injury, neuromuscular damage during childbirth or repeated childbirth. ये सभी फैक्टर्स जो है वो लिगामेंट्स को स्ट्रेच कर देते हैं और लिगामेंटल इंजरी कॉज करते हैं, उसकी वजह से फर्दर डिसेंट होगा. Congenital weakness of supporting structure is also responsible for prolapse in nulliparous women. ये congenital prolapse cause करते हैं. Aggravating factor are post-menstrual atrophy or increase intra-abdominal pressure. Such conditions like chronic lung disease or constipation, poor collagen tissue repair with age, ऑक्यूपेशन मतलब वेट लिफ्टिंग अगर ज़्यादा कर रही है पेशेंट तो अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन मीन्स ओबेसिटी और एस्थीनिया की कंडीशन और फाइब्रॉइड यूटेरस में यूटेरस का वेट इंक्रीज होने की वजह से फर्दर डिसेंट हो सकता है. नाउ डिग्रीज ऑफ यूटेराइन प्रोलैप्स. In first degree, uterus descend down from its normal position, but external os still remain inside the vagina. In second degree, the external os protrude outside the vaginal wall, but the uterine body still remain inside the vagina. In third degree, the uterine body descends to lie outside the vagina. When prolapse of uterus occur with eversion of entire vagina, then it is called prosidentia or complete prolapse. Now, pelvic organ prolapse quantitative scoring. क्वांटिटेटिव स्कोरिंग जो है वो 5 स्टेजेस में डिवाइड की गई है, जिसमें जो स्टेज 0 है उसमें पेल्विक ऑर्गन का कोई डिसेंड नहीं होता है, मतलब नॉर्मल कंडीशन है. इसमें जो एजेस है एक्सटर्नल ओस की वो इस्चियल स्पाइन के लेवल पर होती है. ये लाइन एक्सटर्नल ओस के लेवल को शो कर रही है और ये लाइन हाइमेनल रिंग को शो कर रही है. In stage first, edges of prolapse remain 1 centimeter or more above the hymenal ring. Means इसमें जो prolapse की edges हैं, यानी एक्सटर्नल ओस इस्चियल स्पाइन के लेवल को क्रॉस तो कर चुका है, लेकिन हाइमेनल रिंग से 1 सेंटीमीटर की लेवल से भी अबो रहेगा edges of prolapse. In stage second, edges of prolapse extend from 1 centimeter above to 1 centimeter below the hymenal ring. इसमें जो एक्सटर्नल ओस है वो हाइमेनल रिंग के 1 सेंटीमीटर अबो से 1 सेंटीमीटर बिलो के बीच में होगी. In stage 3, edges of prolapsed uterus is from 1 centimeter beyond the hymenal ring, but without complete vaginal eversion. थर्ड डिग्री में जो एजेस है प्रोलैप्स की वह हाइमेनल रिंग को क्रॉस कर जाती है और 1 सेंटीमीटर बिलो से भी डिसेंड कर जाती है और वेजाइनल इवर्जन भी होता है, लेकिन कंप्लीट वेजाइना का इवर्जन नहीं होता है. ये वेजाइनल वॉल है, ये आप देख रहे हैं वेजाइनल वॉल यूटेरस के साथ डिसेंड हो रही है, लेकिन कंप्लीट इवर्जन नहीं हुआ. और स्टेज फोर्थ में कंप्लीट इवर्जन ऑफ वेजाइना भी हो जाता है. ये फर्स्ट डिग्री है जिसमें जो एक्सटर्नल ओस है वो इस्चियल स्पाइन के लेवल को क्रॉस कर जाता है और वेजाइना में डिसेंट होता है. ये सेकंड डिग्री की कंडीशन है जिसमें एक्सटर्नल ओस इंट्रोइटस से आउटसाइड आ जाता है, लेकिन जो यूटेराइन बॉडी है वो वेजाइना में ही होगी. ये थर्ड डिग्री प्रोलैप्स की कंडीशन है जिसमें
कंप्लीट यूटेराइन बॉडी जो है वो आउटसाइड द विजाइनल इंट्रोइटस होगी। ये कंप्लीट इवर्जन की कंडीशन है जिसमें विजाइनल वॉल भी साथ में इवर्जन हो रहा है या प्रोसिडेंसिया की कंडीशन है। नाउ टाइप्स ऑफ जेनाइटल प्रोलेप्स। Genital prolapse are of two types, vaginal or uterine prolapse. Vaginal prolapse further divided into anterior vaginal wall prolapse and posterior vaginal wall prolapse. Anterior vaginal wall prolapse are of three types, cystocele, urethrocoele and cystourethrocoele. When laxity are found in upper two-thirds of the anterior vaginal wall, then it is called cystocele. When laxity are found in lower one-third, then it is called urethrocoele. And when combinedly found, then it is called cystourethrocoele. Posterior wall prolapse are further three types, relaxed perineum, rectocele and wall prolapse. In relaxed perineum, there is a laxity of lower one-third of the posterior vaginal wall. In rectocele, laxity are found in the middle one-third of the posterior vaginal wall. Wall prolapse further are of two types, primary and secondary. Primary is also called enterocele, where the laxity of upper one-third of posterior vaginal wall are found, and secondary wall prolapse occur following vaginal hysterectomy and abdominal hysterectomy. Uterine prolapse are of two types, uterovaginal and congenital prolapse. Congenital prolapse also called nulliparous prolapse. This is the condition of cystocele. Cystocele में जो anterior vaginal wall का upper two-third है वो उसमें laxity की वजह से सिस्टोसील डेवलप होता है। ये यूरेथ्रोसील की कंडीशन है जिसमें लोअर वन थर्ड एंटीरियर वेजाइनल वॉल जो है उसमें लग्जिटी मिलेगी। ये रेक्टोसील की कंडीशन है जिसमें मिडल वन थर्ड ऑफ पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल की लग्जिटी की वजह से होता है। और ये कंडीशन एंटेरोसील की है जिसमें अपर वन थर्ड ऑफ posterior vaginal wall की laxity मिलेगी। Now symptoms: feeling of something coming out per vagina and discomfort on walking। मतलब पेशेंट फील करेगी कि कुछ बाहर आ रहा है और वॉकिंग के टाइम में डिस्कम्फर्ट होता है। There is a backache or dragging pain in the pelvis while walking। backache लिगामेंट की स्ट्रेचनिंग की वजह से होता है। Dyspareunia, urinary symptoms when cystocele is present, like difficulty in passing urine, which elevates anterior vaginal wall for bladder evacuation. Incomplete evacuation leads to frequent desire to pass urine, urgency and frequency of micturition may be due to cystitis, and painful micturition is due to the infection. Stress incontinence is usually associated due to the urethrocoele. Retention of urine is also a symptom of genital prolapse. Bowel symptoms are found in condition of rectocele and relaxed perineum. It is difficult in passing stool, and excessive white or blood stain discharge per vagina is due to the associated vaginitis or decubitus ulcer. Now signs: uterovaginal prolapse may be visible during inspection of the vulva, मतलब थर्ड डिग्री एंड प्रोसिडेंसिया कंडीशन एंड सेकंड डिग्री इंस्पेक्शन के टाइम में हम मिल सकते हैं। In case of minor prolapse, it may become visible on stretching, means patient को सुपाइन पोजीशन में लिटाकर मीन्स डोर्सल पोजीशन में लिटाकर स्ट्रेनिंग के लिए कहेंगे या कफिंग और स्नीजिंग के लिए कहेंगे, तब प्रोलैप्स की कंडीशन फाइंड आउट हो सकती है।
सिस्टोसील और रेक्टोसील और फर्स्ट डिग्री यूटेराइन प्रोलैप्स. Rectum examination also differentiate between rectocele and enterocele. Now differential diagnosis. Differential diagnosis is made with Gardner cyst, chronic inversion of the uterus, hypertrophy of the cervix, all other causes of low backache and urinary symptoms, fibroid polyp and congenital elongation of cervix. Now management. Management are divided into four categories. First of all, prevention, then physiotherapy, pessary therapy, and surgical therapy. Prevention. Repeated childbirth with short interval causes uterovaginal prolapse. इसलिए वुमेन को ये एडवाइस करनी चाहिए कि जो क्विक प्रेगनेंसीज है उसको अवॉइड करें. अगर प्रेगनेंसी है और लेबर स्टेज है तो फर्स्ट स्टेज में बियर डाउन अवॉइड करना है, और उसके साथ ही अगर फुल डायलिटेशन नहीं हुआ है तो ब्रिच और फोर्सेप डिलीवरी नहीं करवानी है. सेकेंड स्टेज में अगर प्रोलोंगेशन हो रहा है तो उसको अवॉइड करना है और सेकेंड स्टेज को शॉर्ट करना है, और टाइमली एपिजियोटॉमी परफॉर्म करनी है ताकि पेरिनियम की ओवर स्ट्रेचिंग ना हो और कोई इंजरी ना हो लिगामेंट्स को. थर्ड स्टेज में फ्रीज मेथड अवॉइड करना है, यानी कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन करें, लेकिन सबसे पहले स्पॉन्टेनियस रिमूव होने दे प्लेसेंटा को. एपिजियोटॉमी और टीयर शुड बी केयरफुली सुचर्ड प्यूपीरियम. मतलब एपिजियोटॉमी को केयरफुली सुचर्ड करना है, और क्रॉनिक कफ एंड कॉन्स्टिपेशन अगर है तो उसको ट्रीट करना है, और स्ट्रेनियस एक्सरसाइजेस को अवॉइड करना है, और प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग को भी अवॉइड करना है. द सेकंड इज फिजियोथेरेपी. अगर यूटेरोवेजाइनल प्रोलैप्स के अर्ली केसेस हैं तो उनमें पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस हेल्प करती हैं. ये पर्टिकुलरली ड्यूरिंग प्यूर्पीरियम मतलब सूतिका अवस्था में, और अगर सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट वेट कर रही है तो उन कंडीशंस में करवा सकते हैं. कीगल्स एक्सरसाइज यूज की जाती हैं, इसमें पेल्विक जो मस्कुलेचर है उनको टर्न अप करने के लिए, और ये एक्सरसाइज दिन में 3 टाइम कर सकते हैं 20 मिनट्स के लिए. इसमें जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं उनको वॉलंटरी कॉन्स्ट्रिक्ट करना होता है. तो इसमें सबसे पहले पेल्विक फ्लोर को जो है लिफ्ट अप करना है और मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है. ये कभी भी कर सकते हैं, चाहे घर पर हो, ऑफिस में हो, कार में हो, और ये यूरिनरी इनकंटिनेंस को भी रिड्यूस करती है. नाउ पेसरी ट्रीटमेंट. पेसरी एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि यूटेरोवेजाइनल प्रोलैप्स को कंट्रोल करता है और उसको करेक्ट भी करता है. पेसरी यूटेरोवेजाइनल प्रोलैप्स को कंप्लीटली क्योर नहीं करती है, ये जेनेटल ट्रैक्ट को उसकी पोजीशन में होल्ड करके रखती है. ये उन पेशेंट्स में एडवाइस की जाती हैं जहां पर सर्जरी के लिए सर्जरी नहीं हो सकती है, सर्जरी के लिए वेट करना पड़ता है किसी वजह से. पेसरी में रिंग पेसरी और होज पेसरी इस टाइप की पेसरीज होती हैं. इनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, ड्यूरिंग पीरियम यानी सूतिका अवस्था में, अगर पेशेंट सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए अनफिट है, या अगर पेशेंट सर्जरी नहीं करवाना चाहती तो उन कंडीशंस में यूज किया जाता है. पेसरी मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले पेसरी को चॉइस किया जाता है. रिंग पेसरी यूज करेंगे या हॉर्स पेसरी. रिंग पेसरी कॉमनली यूज की जाती हैं.
इसकी साइज जो है वो विजाइनल साइज पर डिपेंड करती है। उसके बाद में पेसरी को स्टरलाइज किया जाता है, देन इंसर्ट किया जाता है। पेसरी को इंसर्ट करने से पहले कुछ मिनट पहले उसको हॉट वाटर में रखा जाता है, जिससे पेसरी सॉफ्ट हो जाए और इजीली इंसर्ट हो जाए। इंसर्शन के बाद पेसरी को टाइम रेगुलर टाइम में रिमूव करना है, उसको क्लीन करना है और वापस री इंसर्ट करना है। ये 6 to 12 मंथ के इंटरवल में। नाउ सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट तब किया जाता है जब कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट फेल हो जाए। इसके 3 टाइप है। रिस्टोरेटिव सर्जिकल ट्रीटमेंट, जिसमें करेक्शन किया जाता है ग्राफ्ट यूज करके, मतलब सर्जिकल करेक्शन करके यूटरस को अपनी पोजीशन में लाया जाता है। एक्सटायरपेटिव, इसमें रिमूव किया जाता है। और ऑब्लिटरेटिव, इसमें विजाइनल क्लोजिंग की जाती है। अगर सिस्टोसील या यूरेथ्रोसील की कंडीशन है तो उसमें एंटीरियर कॉल्पोरेफी की जाती है। एंटीरियर कॉल्पोरेफी में प्यूगो सर्वाइकल फेसिया या प्यूगो सर्वाइकल रिंग का करेक्शन किया जाता है। अगर रेक्टोसील है तो उसमें कॉल्पोपेरिनियोरेफी की जाती है, जिसमें यूटेरोसेक्टल लिगामेंट का भी करेक्शन किया जाता है। पेल्विक फ्लोर रिपेयर की कंडीशन में पेल्विक फ्लोर रिपेयर सिस्टोसील और रेक्टोसील अगर दोनों है तो उस कंडीशन में किया जाता है। अगर पेशेंट यूटेरस को प्रिजर्व करना चाहती हैं ताकि वह फ्यूचर में कंसीव कर सके, तब फॉदरकिल और मैनचेस्टर ऑपरेशन किया जाता है। इस फॉदरकिल और मैनचेस्टर ऑपरेशन में पेल्विक फ्लोर रिपेयर किया जाता है विद एम्पुटेशन ऑफ सर्विक्स। अगर कॉन्जेनाइटल प्रोलेप्स है तो उसमें सर्वाइकोपेक्सी या स्लिंग ऑपरेशन किया जाता है। और अल्टीमेट ट्रीटमेंट विजाइनल हिस्टेक्टोमी, जिसमें यूटेरस को रिमूव किया जाता है। So thank you. This session is powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. Hope you all are satisfied with my session. If you have any queries, please write in comment box so I will resolve it. Thank you so much.